नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का दौसा में बड़ा असर हुआ। लेबर रूम में कार्यरत 3 नर्सिंग कर्मियों को हटा दिया गया है। नर्सिंग कर्मी चेतराम बैरवा, कांता वर्मा और हेल्पर शकुंतला मीणा को हटाया गया। लेबर रूम स्टाफ पर चौथ वसूली के आरोप लगे थे। डिलीवरी के पैसे नहीं देने पर प्रसूता की जांघ पर कैंची मारने का भी आरोप है। लेबर रूम स्टाफ पर लगा था आरोप, डिलीवरी के पैसे नहीं देने पर कैंची मारने का यह आरोप है। ये तस्वीरें, लेबर रूम में कार्यरत 3 नर्सिंग कर्मियों को हटा दिया गया है। चैतराम बैरवा, कांता वर्मा, हेल्पर शकुंतला मीणा को हटा दिया गया है। लेबर रूम स्टाफ पर चौथ वसूली के आरोप लगे थे, यानी कि यहां पर जो महिलाएं डिलीवरी के लिए जाती थी उनसे पैसे की मांग की जाती थी और जब पैसे नहीं मिले तो प्रसूता की जांघ पर ही कैंची दे मारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे दौसा संवाददाता आशीष के साथ। आशीष, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट, क्योंकि अपने आप में ये खबर जो है बड़ी सनसनीखेज और चौंकाने वाली है कि प्रसूता की जांघ में कैंची मारी गई क्योंकि उसने डिलीवरी के बदले में पैसे नहीं दिए। आशीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। ये बड़ी गंभीर घटना है। जिस तरह आशीष, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। सवाल बताएं। आशीष, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट फिलहाल? इस पूरे मामले को लेकर जो 3 ऑन ड्यूटी कर्मचारी थे उनको हटा दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिला कलेक्टर के जो निर्देश है उसके बाद में एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर कौन से वो कार्मिक थे जिन्होंने रात के समय डिलीवरी होने से पहले प्रसूताओं एवं प्रसूताओं के परिजनों से अवैध वसूली की और उनसे पैसे मांगे। साथ ही एक प्रसूता जब पैसे नहीं दे पाई और उसके बाद 500 रुपए नहीं थे, केवल वह 200 रुपए दे पाई, तो उसके जांघ पर कैंची मार दी गई। इस घटना को काफी गंभीरता से लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ऐसे कौन से कर्मचारी थे जिन्होंने प्रसूता की जांघ पर कैंची मारी है और जो अवैध वसूली की है। ऐसे में पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के बाद में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जो शिकायत है उसके आधार पर जो ऑन ड्यूटी स्टाफ था उसमें से 3 कर्मचारियों को हटा दिया गया है, जिसमें चेतराम बैरवा, कांता वर्मा और शकुंतला मीणा 3 कर्मचारी हैं। तीनों को हटा दिया गया है और लेबर रूम में नया स्टाफ तैनात कर दिया गया है। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और करौली हिंसा मामले में बड़ा अपडेट। शहर में आज रहेगी 12 घंटे कर्फ्यू में छूट। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खुलेंगे। ढील के दौरान शहर में वाहनों को भी छूट दी गई है। 17 अप्रैल तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है। तो करौली हिंसा मामले में यह अपडेट है। अब जो ढील 2 घंटे से शुरू हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता 12 घंटे तक पहुंच गई है, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक करौली वासी बाजार में निकल सकेंगे, अपने दिनचर्या के कामों को निपटा सकेंगे, अपनी जरूरतों का सामान खरीदकर घर जा सकेंगे। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो करौली में जनजीवन सामान्य होता हुआ। धर्मेंद्र शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, छूट 2 घंटे से शुरू होती हुई अब 12 घंटे पर पहुंच गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर अब ये 12 से 24 घंटे पे पहुंच जाए। जी आसिफ, बिल्कुल आपने सही कहा। करौली की दिनचर्या पूरी तरह से सामान्य होने लगी है। लोग जो बाजार में जो छूट मिली थी 12 घंटे की, उससे पूरी तरह जनजीवन सामान्य होता दिख रहा है। बाजारों में अच्छी खासी भीड़ दिखने लगी है। जो चहल पहल पहले इस घटना से पहले चहल पहल थी वो दिखने लगी है। साथ ही सावों का समय होने के कारण शादी ब्याह वाले
जो खरीदारी करने वाले लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में करौली और शहर बाजार में पहुंचने लगे हैं। अब स्थिति ये आ गई कि दिन में कई बार शहर के जो प्रमुख बाजार हैं उनमें जाम की नौबत आ जाती है और पुलिस को मशक्कत जाम हटाने के लिए भी करनी पड़ती है। साथ ही एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ अब थोड़ा सा जो शाम के समय जो कर्फ्यू है उसके कारण शादी विवाह के आयोजनों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों की जो मांग है वो ये है कि जल्द से जल्द कर्फ्यू हटे, जिससे आमजन को राहत मिले और जो आयोजन है जो अटके हुए हैं वो भी शुरू हो सके। जी आसिफ। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र, जो बड़े आयोजन हैं, सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं वो बेशक जो है इस 12 घंटे के कर्फ्यू की वजह से अटके हुए पड़े, लेकिन धर्मेंद्र जिस तरीके से जनजीवन सामान्य होता जा रहा है और लगातार प्रशासन भी ऑब्जर्व कर रहा है कि अब स्थिति सामान्य होती जा रही है, तो शायद धर्मेंद्र ज्यादा समय नहीं लगेगा पूरी तरीके से छूट मिलते हुए। जी बिल्कुल आसिफ, आपने सही कहा। जिस तरह के हालात है और जब से कर्फ्यू में ढील दी गई है तब से किसी प्रकार की अप्रिय घटना कोई सामने नहीं आई है, तो इससे निश्चित तौर से ये साफ है कि अब आगामी 2 दिन 3 दिन में ही कर्फ्यू से आमजन को पूरी तरह निजात मिलेगी और जो सामान्य दिनचर्या एक से फिर से शुरू होगी। जी आसिफ। धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोटा हिट एंड रन केस में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचलने का मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 2 घायल हुए। तो पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचलने का यह मामला है। ये वो गाड़ी जिससे कुचला गया। और आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके सामने रोड की दूसरी तरफ रहते हैं, केस होते हैं। बीती रात जो कार की बात आ रही है, कार वाले तेज गति रहा होगा या कोई कारण रहा ऐसा हमारे को बताया गया। सामने इससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसकी पत्नी भी वो जहरीला इलाज बढ़ गई, उसका बच्चा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे कोटा संवाददाता ओम प्रकाश के साथ। ओम प्रकाश, इस पूरे मामले में फिलहाल क्या अपडेट? जी, जो दर्दनाक जो हादसा हुआ था, जिसमें सामने जो जांच में सामने आया था कि इसने खतरनाक तरीके से तेज रफ्तार पूर्व गाड़ी चलाकर जो फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचल दिया था। उसमें से एक जो युवक की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य गंभीर घायल हो गए थे। सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत भी मौके पर पहुंचे थे और पूरे मामले में जब जांच की गई थी तब सामने आया कि इनकी पूरी तरह से लापरवाही थी और उसी आधार पर, क्योंकि एफएसएल टीम को बुलाई, फोरेंसिक जांच से तथ्य जुटाए थे, सबूत जुटाए गए थे। उसके बाद में इस आरोपी के खिलाफ 300 धारा 304 में अपराध प्रमाणित पाया गया और इसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। उसके बाद जो प्रसिद्ध बेकरी मालिक है ये मनोज अरोड़ा, उनके खिलाफ मामला दर्ज करो, उनको तुरंत कार्रवाई करते हुए देर शाम नयापुरा थाना पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। फिलहाल उनको कोर्ट में पेश किया जाना है। वहीं इस मामले में जो 2 गंभीर घायल है उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जबकि एक युवक की मौके पर ही कल मौत हो गई थी। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। आगे बढ़ते हैं और जोधपुर से थानाधिकारी पर फायरिंग की खबर आ रही है। दरअसल एसएचओ दीप सिंह भाटी को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर सुनील बिश्नोई और रामनिवास बिश्नोई खारा गांव में हथियार बेचने की फिराक में है, जिसके बाद एसएचओ भाटी ने नाकाबंदी कर बदमाशों की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। तभी बदमाश अपनी गाड़ी से भाग निकले। एसएचओ के पीछा किया तो बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। इस दौरान एसएचओ भाटी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में एक मुलजिम सुनील बिश्नोई भी घायल हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने गैंगस्टर सुनील बिश्नोई और रामनिवास बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के कब्जे से 3 पिस्टल 14 कारतूस बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस दोनों गैंगस्टर से पूछताछ कर रही है।
और अब बात कोटा की, जहां घर में घुसकर युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने धीरज उर्फ बिजली और अमन सिंह उर्फ बच्चा को पकड़ा है। दरअसल आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर देर रात एक घर में घुसकर एक परिवार पर तलवार और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया। हमले में एक युवक राकेश की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि वारदात के दिन मृतक राकेश और लक्की फेफड़ा के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद लक्की फेफड़ा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राकेश पर जानलेवा हमला किया। चाकू लगने से राकेश की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, हत्या का मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। आठ 10 लोग आते ही जैसे ही चाकू तलवार सरिया पाइप ये लेकर आए। लाने के बाद में है जैसे मेरा बच्चा है छोटे भाई का और आयर उन्होंने किवाड़ तोड़ा। तोड़ने के बाद में अंदर घुसने के बाद में जो इन्होंने चाकू से वार करा, किसी ने तलवार से वार करा, किसी ने सरिया से, किसी ने लठ से वार करा। इसके साथ साथ मेरे बच्चे के भी तलवार की लगी। हम 4-5 आदमी इन्होंने नामजद दिए हैं, 4-5 हमने बताने का 8-10 आदमी ने हमला किया है घर पे जाके। उसके 2 साइड में, लेफ्ट साइड में 2 चाकू लगे पेट में, उसकी वजह से डेथ हुई। तो क्या हमला करने वाले शराब पे काम करते थे? हमला करने वाले शराब का काम करते थे? नहीं, काम तो अलग अलग करते सभी को शराब करते। और सिरोही में अज्ञात बीमारी से 7 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि स्वरूपगंज के फूलाबाई खेड़ा गांव में अज्ञात बीमारी से 7 बच्चों की मौत के बाद चिकित्सा विभाग स्थिति कंट्रोल करने का दावा कर रहा है, लेकिन चिकित्सा विभाग अभी भी इस घातक बीमारी के बारे में पता नहीं लगा पाया। बताया जा रहा है कि लिक्विड फूड भी बच्चों की मौत का कारण हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। गांव में 300 से ज्यादा लोगों के सैंपल भी लिए गए। फिलहाल 4 बच्चों में संक्रमण के लक्षण पाए जाने के बाद उन्हें इलाज के लिए मेडिकल रिसर्च सेंटर भर्ती करवाया गया, लेकिन 7 बच्चों की मौत के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पर लग रहा है कि ये कुछ जो सोर्स है, नेचुरल सोर्स जैसे आइसक्रीम हुआ या फूड से जो होने वाले वायरल डिजीज वो ही कॉज लग रहा है। क्योंकि इसी गांव के अंदर मल्टीपल बच्चे आ रहे हैं, सभी बच्चे नहीं आ रहे, कुछ जगह कुछ सोर्स मिल रहे हैं हमें। तो इसमें वाटर से होने वाली वायरल डिजीज होती है, वो सोर्स हो सकता है। तो इसमें जो वाटर से मतलब पानी से बनने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कॉमन सोर्स हो सकते हैं वायरल डिजीज के। पिंडवाड़ा ब्लॉक में फूलाबाई का खेड़ा और वेराफली में जो डेथ्स हुई हैं वो टोटल 7 डेथ्स हुई 9 तारीख से लेके और 13 तारीख के बीच में, जिनमें 2 बच्चों का पोस्टमार्टम किया गया, बाकी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। तो सिरोही में इस गांव के अंदर 300 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए गए। 4 बच्चों के अंदर ऐसे संक्रमण की आशंका है, उन्हें भर्ती करवाया जा चुका है। पूरे गांव के अंदर दहशत का माहौल है, लेकिन चिकित्सा विभाग का कहना स्थिति तो कंट्रोल में है, लेकिन चिकित्सा विभाग अभी तक ये साफ नहीं कर पाया कि वो कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से 7 बच्चों की मौत हुई है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि किसी खाने की वजह से, लिक्विड खाने की वजह से 7 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन इसकी भी पुष्टि चिकित्सा विभाग नहीं कर पा रहा। और प्रतीक सिरोही संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई होगी, क्या वजह है जिसकी वजह से मेडिकल विभाग या चिकित्सा विभाग ये साफ नहीं कर पा रहा कि ये मौतें किस वजह से हुई हैं? क्या इस रिपोर्ट को देश के किसी दूसरे हिस्से में भेजकर भी कोशिश की जा रही है पता लगाने की कि ये मौतें क्यों हुई हैं? जैसे बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो लगातार जो है सिरोही में जो है मौत का मामला जो है, बच्चों की मौत का मामला वो गंभीर जा रहा है। लेकिन वही कहीं देखा जाए तो चिकित्सा विभाग में सैंपल लिए हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट आने की पुष्टि कल रात तक उन्होंने नहीं की है और अभी भी इनसे जानकारी लेनी चाहिए। तो रिपोर्ट की बता रहा है कि किसी प्रकार की रिपोर्ट की जांच अभी तक की पुष्टि नहीं हो पा रही है। और इसकी जो टीम जो है अभी जयपुर गई हुई है, एम्स से कहीं टीम सिरोही आई हुई है, उन सबका विश्लेषण चल रहा है और जांच के आधार पर ये कुछ बता पाएंगे। लेकिन अभी तक इस बीमारी का जो रहस्य है, जो वो रहस्य ही रह चुका है अभी तक। जी आसिफ।
जी प्रतीक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि हमारे संवाददाता प्रतीक बता रहे हैं कि मेडिकल विभाग ने इस पूरे मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्हें नहीं पता ये मौतें क्यों हुई हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि स्थिति कंट्रोल में है। और सुजानगढ़ में ये क्या हो रहा है? हथियार लहराते हुए बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए। बदमाश पारिवारिक विवाद और बेखौफ बदमाश। वार्ड नंबर 3 में हथियार लहराते हुए देखे गए। 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 फरार हैं। चूरू में सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 3 में पारिवारिक रंजिश के चलते हाथों में हथियार लेकर हमला करने आए लोग सीसीटीवी में कैद हो गए। 11 अप्रैल को शाम करीब 6:30 बजे आरोपी हाथ में कुल्हाड़ी, गंडासे और धारदार हथियार लेकर आए। उन्होंने घर में मुख्य दरवाजे को तोड़ दिया। पीड़िता मंजू देवी ने बताया कि सभी आरोपी घर में घुसे और मेरे बेटों के साथ मारपीट करने लगे। शिकायत करने पर पुलिस ने 4 आरोपियों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार हो गए। एक 26 मार्च को रिपोर्ट भी दी, जिसके तहत आरोपियों ने मेरे घर पे घुसकर कुल्हाड़ी, सरिये से लेके हमको धमकाया। फिर वापस उन्होंने 11 अप्रैल को हमारे घर में घुसे और हमारे विद्युत लाइन भी काट दी और हमारे घर में घुस के मारपीट की, और जिसकी सीसीटीवी फुटेज मैंने पेश की है। और जो भी है, इन आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और उनको जेल भिजवाया जाए। मैं यही चाहता हूँ कानून से। और ये खबर चूरू से, जहां 13 साल की नाबालिग बालिका ने आत्महत्या की कोशिश की। दुष्कर्म से आहत बालिका ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की, जिसके बाद बालिका को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया। बता दें कि पीड़िता की मां की रिपोर्ट के आधार पर महिला थाने में सगे भाइयों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। मेरी पुत्री के साथ में बारी बारी से एक ने 3 महीने पहले और एक ने अभी 3 दिन पहले ही बलात्कार किया है। उसकी बलात्कार के आरोप पर ही हमने मुकदमा दर्ज किया है और उसके आधार पे हमने परिवादी है उसके बयान दर्ज कर लिए हैं। पीड़िता के हमने बयान लेने चाहे, लेकिन पीड़िता अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। घटनास्थल की हमने कार्रवाई की जा चुकी है हमारे द्वारा। अभी आरोपीगण की हमारे द्वारा तलाश जारी है, टीमें द्वारा दबिश दी जा रही है। तो अस्पताल में बालिका की हालत गंभीर है। हाल ही के दिनों में यह मामला सामने आया था, जहां पर इस नाबालिग के साथ इसी के सगे भाइयों ने रेप की घटना को अंजाम दिया और इसी से आहत होकर इस बालिका ने खुद की जान लेने की कोशिश की। आईसीयू में भर्ती है ये फिलहाल, और उन दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और अजमेर में कुत्ते के स्कूटी से घसीटने का मामला सामने आया। वीडियो वायरल हो गया। युवकों पर यह वीडियो भारी पड़ा। तीनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई हुई। पशु क्रूरता अधिनियम में मामला भी दर्ज किया गया है। और ये वो तस्वीरें जिसमें कुत्ते को स्कूटी के पीछे बांधकर घसीटा गया। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बेहद निर्दयी तरीके से एक कुत्ते को ये युवक घसीटते हुए स्कूटी पर पीछे बांधकर ले जा रहे हैं। तीनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये अजमेर की तस्वीरें हैं। अभिजीत दवे अजमेर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ जानकारी मिल पाई कि इन्होंने ये वीडियो क्यों बनाया, कुत्ते को आखिर स्कूटी के पीछे बांधकर क्यों घसीटा? देखिए, जो मामला निकल के सामने आया था आसिफ, कल जिस तरीके से वीडियो वायरल होने के बाद एक महिला ऑफिसर की ओर से ऑनलाइन FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें IPC की धारा 400 के अलावा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इन तीनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। गेगल थाना पुलिस ने इनको चिन्हित करके नामजद इनकी गिरफ्तारी की है। जो अभी तक की शुरुआती पूछताछ में युवकों ने पुलिस को बताया, उसके मुताबिक ये जो कुत्ता था जिसको ये घसीट कर ले जा रहे थे, दरअसल ये
कुत्ता जो है ये काफी जानलेवा साबित हो रहा था गांव वालों के लिए। कई लोगों को ये काट चुका था, जिसके चलते उनको कई भी दिक्कतें परेशानी हो रही थी। इसके चलते उस कुत्ते को इन गांव के लोगों ने ही पहले उसको बुरी तरीके से पीटते हुए मारा, उसके बाद इसको रस्सी से एक्टिवा पर बांधकर घसीटते हुए गांव से बाहर छोड़ा था। तो ये पूरी घटनाक्रम जो है ये जो गिरफ्तार 3 आरोपी युवक हैं इन्होंने पुलिस को बताई है। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में आज पेश करेगी। अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अजमेर के गंज थाना इलाके के भोजनशाला के पास बीती रात एक गैस चूल्हे के गोदाम में अचानक से शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग को बुझाने की कोशिश की और साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। इसी बीच गोदाम मालिक पर मौके पर पहुंचे करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था। बता दें कि गोदाम में रखे गत्ते और कार्टन ने तेजी से आग पकड़ी और फैलती चली गई। वहीं आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गैस स्टोव्स वगैरह है, एलपीजी स्टोव्स वगैरह जो गत्ते की पैकिंग में आते हैं, उन गत्तों में शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अभी सुबह होने पे मालूम चलेगा किस वजह से हुआ है। अभी फिलहाल ये अभी 8:30-9 बजे के आसपास की बात है। हम दुकान मंगल करके 8:30 बजे चले गए थे। 9 बजे हमारे पड़ोसी हैं जिनसे अच्छा व्यवहार है, इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि भैया आग लगी हुई है। तो मैं भागता हुआ आया, फिर खोल के दरवाज़ा खोल के, जब तक मेरे पास में गैस बुझाने के सिलेंडर्स थे उससे काम किया। जब तक अग्निशमन वाहन आ गया था तो उन्होंने अपना काम किया और तरीके से अभी मेरे ख्याल में पूरी बुझ चुकी है। फिर भी थोड़ी देर रुक कर देखते हैं, क्योंकि गत्ते हैं, कार्टून है, तो कार्टून में रह के शायद आग लग रही है। थाने पर पब्लिक द्वारा सूचना मिली थी कि भोजनशाला सेठ भागचंद जी कोठी है, गैस गोदाम में आग लगी हुई है अज्ञात कारणों से, जहाँ पर मौके पर स्थानीय लोग हैं और गैस गोदाम के मालिक है। नहीं है, वो चूल्हे और भट्टी का है। आपसे बात करेंगे। जो गैस चूल्हे का काम होता है उसके मालिक हैं मौके पर रोहित जैन जी, जो पालमिचरा के निवासी हैं और 8-10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। दुकान और गोदाम दोनों ही हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना पाया गया और अग्निशमन की गाड़ी है मौके पर, जिसके कारण आग पर काबू पाया गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। और पानी पर पॉलिटिक्स, पानी की समस्या को लेकर मटका फोड़ आंदोलन का आज किरोड़ी मीणा के नेतृत्व में मटका फोड़ आंदोलन का आगाज किया जाएगा। दौसा में वाटर ट्रेन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर किरोड़ी आंदोलन करेंगे। गुप्तेश्वर सर्किल से कलेक्ट्रेट तक तैनात रहेंगे ड्यूटी मजिस्ट्रेट। गुप्तेश्वर सर्किल से कलेक्ट्रेट तक ये विशाल रैली निकाली जाएगी। तो दौसा में वाटर ट्रेन की मांग को लेकर एक बार किरोड़ी मीणा फिर से आंदोलन की राह पकड़ते हुए आज मटका फोड़ प्रदर्शन दौसा में किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।